बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयां के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। इस वक्त कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो बाहर से आए हुए बहुत मायनास प्रोफेसर जनाब मक्सी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने में कुदरत के बेबहा ख़जाने पोशीदा हैं और ख़ुसूसन मक्सी साहब का रॉक के ऊपर और ख़ुसूसन जियोलॉजी के ऊपर इनका बड़ा काम है। इंटरनेशनल सेमिनार्स में ये जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, वहाँ अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है ये आज बयाग में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और मैं बयाग देखने वाले नाज़रीन की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आपको तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप गिलगित बल्तिस्तान के जो पोशीदा ख़जाने हैं कुदरत ने अता की है उस हवाले से आप नाज़रीन के अंदर जो मुख्तलिफ़ सवालात जन्म ले रहे हैं उस हवाले से आप उन सवालात का जवाबात देंगे। मक्सी साहब, ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के ज़ाहिर है ये जो पहाड़ हैं हमें तो ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, आप एक साइंटिस्ट हैं, आपकी निगाह में इनकी क्या हैसियत है ये ज़रा आप बता दीजिएगा। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी मेरी पजीराई की है। दरअसल ये है कि हम ये जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी सिलसिला जो है इसको दो तरीक़ों से एक्सप्लेन करते हैं इनके बनने का। एक तो है कि प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी जो सबको आदमी जानता है कि इंडियन प्लेट आगे आ रही है और उसे बन रहे हैं, खैर, और दूसरी है कि जियोसिंक्लाइनिंग थ्योरी। ये तो साइंसदानों के आपस में मीट भीड़ चलती रहेगी और वो तो चलता रहेगा। हम गिलगित बल्तिस्तान में मोस्टली इस पे चलते हैं कि हमारे यहाँ जेम स्टोन्स का ज़्यादा है क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर जेम स्टोन्स पे काम करते हैं। अगर हिस्टोरिकली चीज़ें देखी जाएं तो हम कोई 4000 साल 5000 साल पहले से यही जेम स्टोन्स के ऊपर बात कर रहे हैं और वो चल भी रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे दूसरे रिसोर्सेज भी बहुत हैं। अब अगर एक ही लेते हैं ऑयल एंड गैस का, अब इन पत्थरों को अगर हम देखा जाए तो हमारे गिलगित से लेकर मिसगर तक एक बेल्ट बनती है जो शिगर्स तक जाती है और इधर से फिर जाके चित्राल से मिलती है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स वो हैं जो किसी भी मेटामॉर्फिक या उस के असर के अंदर नहीं आए। अब अगर हम इनका तजिया करते हैं पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे जो पेट्रोल मिल रहा है या इनका तजिया करते हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में जहाँ पेट्रोल मिलता है तो इनकी डिपॉजिशंस एक ही तरीके से हुई हैं। तो इस पे अब मैं काम कर रहा हूँ। इसमें हम दो मेथड से इसको देखा जाता है। एक पैलियोटेक्टोनिक, माना हालात कौन से थे जिसमें ये सेडिमेंट्री रॉक्स और कोई किस तरीके से डिपॉजिट हुए। दूसरा है जियोकेमिस्ट्री के उन मिनरल्स में, इन पत्थरों में जो केमिकल जिसको हम कहते हैं टोटल कार्बन ऑर्गेनिक कंटेंट्स कि उसमें कितने नबातात या हयातात के वो जो कार्बन है वो कितनी शामिल है। तो उसके हमने सैम्पल्स अभी किए हैं और उसकी जो इब्तदाई जो हमें रिपोर्ट मिल रही है तो वो हमें 1 से 3.7% तक मिल रही है। अब अगर तजिया किया जाए तो अगर 1.5% हो तो वो बहुत अच्छा समझा जाता है सोर्स रॉक के तौर पर, माना बनाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ 3.7 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है। तो अब अगर मैं इसी परसेंटेज को हम ले लेते हैं तो अगर वही इसी एज के, इसी उम्र के पत्थर अगर जो नीचे हमें पत्थर दे रहे हैं
ऑयल एंड गैस का जो सोर्स रॉक्स बने हुए हैं, तो वहाँ के उनकी थिकनेस बहुत कम है, 200 मीटर तक या 300 मीटर तक है, जबकि इनकी थिकनेस यहाँ पे 500 भी है, 1000 मीटर भी है। तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम बनता है अगर कैलकुलेशन में। तो इसकी इब्तदाई टेस्टिंग हमने कर रहे हैं KI में, और अभी जल्दी हम इनकी हाइड्रोकार्बन में भी कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, कि उनका देखना है कि इनकी मैच्योरिटी कैसी है, कि वो मैच्योर होते हैं या क्या है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि यहाँ क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक से सबडक्शन है तो ये यहाँ नहीं होगा, लेकिन इसके बरक्स भी हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं। तो इसको अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक जो है ना पता चल जाएगा, जैसे हाइड्रोकार्बन की आती हैं रिज़ल्ट्स, तो फिर हम इसकी सर्च करेंगे कि अगर ये पेट्रोल है या गैस है तो किधर माइग्रेट होकर कहाँ जाके एक्यूमुलेट हुआ है। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और चीज़, ज़ाहिर है आप जो है रशिया तक आप सफ़र करते हैं, ससुराल भी आपका रशिया में है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है तकरीबन मिलता जुलता है। इस हवाले से वहाँ जो रिसर्च हुई है वो क्या यहाँ की रिसर्च में आपके लिए मुआविन साबित होती है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों को भेजता है PhD के लिए, हायर तालीम के लिए। सही। उसका मेन मकसद ये है कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को सीख के आना। तो उसमें ये नहीं है कि फ़कत हम अंग्रेज़ी में अगर पढ़ के आएँ तो सही है, लेकिन अगर उन मुल्कों की लैंग्वेजेस में भी पढ़ें तो वो बहुत हमें फ़ायदा देता है, क्योंकि वहाँ जो रिसर्च हो रही है वो बहुत सारी उनकी ही अपनी लैंग्वेज में पब्लिश होती है, जो सारी ट्रांसलेट नहीं होती, जो हमारे लिए बिल्कुल बंद है। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि चाइना, फ्रांस, मलेशिया, जर्मनी, रूस, दूसरे ऐसे मुल्कों में भेजता है, जापान, जो उधर जाके उसी लैंग्वेजेस में आप जब रिसर्च करते हैं तो आपको मौका मिलता है, एक तो लैंग्वेज सीखते हैं, दूसरा उनकी टेक्नोलॉजीज़ को अच्छी तरीके से समझने का मौका मिलता है। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है मुझे, कि मैं उनकी जो अपनी रिसर्च है जो रशियन लैंग्वेज में, जो 90% तक, मेरे ख्याल में 80% तक बाहर आई नहीं है, लेकिन मैं तो उनको पढ़ सकता हूँ, और उनको फिर जब इधर अप्लाई करते हैं हम करते हैं तो उसकी हमें बहुत एडवांटेज मिलती है, जिसको हम आगे ले जा सकते हैं। और इस तरीके से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी एक लिटरेचर में पढ़ा था, वो भी इन्हीं मिनरल्स के हिसाब से, तो बल्गारियंस ने लिखा है कि वो उनका ताल्लुक़ जो है ना मिनरल से, एक्सप्लोरेशन से है, और उनका ताल्लुक़ वाखान वाले इस पट्टी से है। तो वो तो अपने आप को इधर के समझ रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि रशियन में छपा है या बल्गारियन लैंग्वेज में छपा है, तो उसको आप कैसे दूसरी लैंग्वेज में, अगर मैं अंग्रेज़ी में ही पढ़ता तो उसका तो मुझे पता नहीं चलता कि इस तरीके से भी लिंकेजेस हो सकती हैं। अच्छा, ये ह्यूमन के हवाले से, यानी अफराद भी सुना है, आप तो ज़ाहिर रशिया में विज़िट कर चुके हैं, तो यहाँ से भी लोग वहाँ पे जाके आबाद हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये अगर देखें, जो आपके इलाकाई रक्स हैं जब भी आप करते हैं, तो उसमें से तो एक झलक आती है कि ये जो रक्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हुंजा के लोग जो रक्स करते हैं, वो बड़े क्या कहते हैं इसको, बाजू वो जो है पहन के, तो अगर अदीगिया के अगर रक्स देखें तो वो आपके का एक जैसा है। सही। अगर अदीगिया की जो औरतें टोपी पहनती हैं वो आपके इधर गिज़र और हुंजा में पहनती हैं, वो सेम, वो उनका बनावट, उनकी हर चीज़ एक जैसी है, तो लिंकेज तो मिलती हैं। और अगर इस तरीके से आप उनके रक्स भी देखें तो वो भी बहुत सारे मिलते हैं। तो इस तरीके से जेनेटिकली तो चीज़ें मिल रही हैं, और इस पे तो काम। ज़ाहिर है आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की है, ज़ाहिर है यहाँ जो रिसर्चर हैं, जो लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए इस पूरे रीजन को सामने रखकर आप क्या पैगाम देंगे? देखें, बहुत यहाँ अभी तहकीकात की ज़रूरत है, वो हर सब्जेक्ट में, क्योंकि हम उस इलाके में हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉटनी का ये हम तस्वर लें तो हम आते हैं कि अल्पाइन और अबो अल्पाइन के लिए हवाला दिया जाता है इसमें, बॉटनी में भी, लेकिन हमारे माउंटेन्स तो अल्पाइन से भी ऊपर जाते हैं। तो वहाँ क्या होना चाहिए, तो इसलिए तो हमारी तो वहाँ क्या है, ग्लेशियर्स हैं तो हमारे अपने ग्लेशियर्स का सिस्टम है, मिनरल्स हैं तो उनका अपना है। तो हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए कल्चर और माउंटेन स्टडीज़ में अगर देखा जाए तो उसको तो बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। उसमें माउंटेन्स की डेवलपमेंट है, बॉटनी है, जूलॉजी है, अच्छा इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, नेचुरल हैज़र्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो दुनिया के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसा
ओपन लेबॉर्ट्री है जहाँ पे जो है ना बहुत सारी तहकीक हो सकती है, जो हम अभी उस लेवल पे नहीं हैं, हमें और ज़्यादा करनी चाहिए। और यहाँ वक्त नहीं है कि बैठ के जो है ना इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो। जॉइंटली रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो दुनिया जा रही है सुपर साइंस में, जिसमें हर साइंस इन्वॉल्व है। तो अकेले तो नहीं हो सकता, हर एक को मिल के इसमें काम करना चाहिए और हर डिपार्टमेंट को, और उसको आगे बढ़ना चाहिए। नाजरीन, आपने सुना, आपने देखा, गिलगित बल्तिस्तान में जो कुदरत की तरफ से जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, दर हकीकत एक साइंटिस्ट उसके पस मंज़र में जाके उस कुदरत की उस हिकमत को, उस फ़लसफ़े को और उन नेमतों को देखता है। अगर उन पे काम हो तो बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान में माशी तौर पे जो यहाँ पे कमज़ोरी आप देखते हैं, या माशी तौर पे जो यहाँ पे हालात आप देखते हैं, उसमें बेहतरी आ सकती है। यहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है। यहाँ इल्म हुनर के वो चश्मे यहाँ से जगह जगह से जारी हो सकते हैं, अगर गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान इन चीज़ों पर काम करें। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि यहाँ के अफराद इन कुदरती नेमतों पे काम करके शूर व आगही भी पैदा करेंगे और इलाके की डेवलपमेंट के लिए वो किरदार अदा करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बैठक में और मेहमान लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगा। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।